नमस्कार मित्रों, साथियों और प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बिल्कुल युवा वर्ग के लिए इस वीडियो को ला रहा हूं और एक इन्फॉर्मेटिव, एक सूचना के रूप में मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं। जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और हो सकता है कि उनके पास स्पष्ट जानकारी न हो या उनके पास इस तरह का दृष्टिकोण न उत्पन्न हुआ हो, उनके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो का शीर्षक है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, जिसको एसएससी के नाम से जाना जाता है। ये वो आयोग है जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया 1976 में। उसके बाद पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, फिर बाद में कर्मचारी चयन आयोग, ये नाम रखे गए हैं। वर्तमान समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है और हर साल हजारों की संख्या में केंद्रीय विभागों में भर्तियां आयोजित करता है, सरकारी नौकरियां आयोजित करता है, भर्तियां आयोजित करता है। तो वे बच्चे जो सरकारी नौकरी में जाने के इच्छुक हैं और बहुत जल्दी कह सकता हूं मैं कि नौकरी लेना चाहते हैं, उन बच्चों को इस आयोग के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। कौन कौन सी नौकरियां इस आयोग के द्वारा निकाली जाती हैं, कब कब इनके टेस्ट कराए जाते हैं, इस बारे में ज़रूर उनको जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, जीवन के अनुभव अपनी जगह पे हैं, लेकिन वास्तविकताएं भी बहुत मायने रखती हैं कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति तभी एक संबलता को प्राप्त करता है जब उसके पास एक अच्छी नौकरी होती है, एक अच्छा करियर होता है। और विशेषकर जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, या दूसरे शब्दों में बात करें पहाड़ी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, वो हमेशा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं और बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ अच्छी सूचनाओं के न होने से, या यूँ कहूँ कि एक व्यवस्थित सूचनाओं के न होने से या व्यवस्थित तैयारी के न होने से वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मैं कुछ करियर संबंधी, नौकरी संबंधी कुछ बातें अपने इस YouTube चैनल में बच्चों के लिए देता रहूं। और इसकी शुरुआत मैं आज कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने करियर संबंधी बातें की थी, लेकिन उसमें मैंने सामान्य बातें करी कि अपना करियर कैसे बनाया जा सकता है, अपना करियर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने करियर की पहचान कैसे की जा सकती है, अपनी क्षमताओं की पहचान कैसे की जा सकती है। उसके बाद फिर मैंने बीच में अपने अनुभवों पर ज़्यादा वीडियो डालने शुरू करे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक शिक्षक के रूप में उन बच्चों को भी एक मार्ग मिले, उन बच्चों को भी जानकारी मिले जो कि करियर के दौर से गुजर रहे हैं और एक अपना करियर जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी पर आधारित आज का वीडियो है। जो सरकारी नौकरियों की भर्ती आयोजित करने वाली संस्था है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था, वो है कर्मचारी चयन आयोग। इसके अनेक रीजन हैं, अनेक रीजनल ऑफिसेस हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो आयोग है जो विभिन्न सरकारी नौकरियां, जो क्लास 2 तक कह सकते हैं, जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों को ये आयोजित करता है, उनकी भर्तियां आयोजित करता है, चयन की प्रक्रिया अपनाता है और अंतिम रूप से सरकार के समक्ष उस सूची को प्रदान करता है। विभाग, केंद्रीय जो जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में जो सपोर्टिंग स्टाफ जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिनको हम लोग एक यूँ समझ लीजिए पियोन से लेकर के जो सेक्शन ऑफिसर तक के जो अधिकारी होते हैं, या उसके अलावा जो कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक की जो भर्तियां आयोजित की जाती हैं, वो इसी आयोग के द्वारा आयोजित की जाती हैं, इसी आयोग के द्वारा वो भर्तियां आयोजित की जाती हैं। तो इन बारे में आप लोग ज़रूर देखें। कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो बच्चे 10+2 जिसको हम लोग कहते हैं, अर्थात कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अवसर हैं।
जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए भी अवसर हैं, अलग अलग तरह की नौकरियां हैं। जो बच्चे केवल 10 हैं उनके लिए भी नौकरियां हैं। तो हर साल ये कर्मचारी चयन आयोग एक कैलेंडर निकालता है कि वो कब कब भर्तियां निकालेगा, एडवर्टीजमेंट निकालेगा, उसके बाद फिर कब उसकी परीक्षाएं होंगी और कब कौन कौन से गतिविधियां आयोजित होंगी, कौन सी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, ये सब कुछ बातें कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक अपने कैलेंडर के आधार पर निकाली जाती हैं और कैलेंडर में बताई जाती हैं। तो जो बच्चे नियमित रूप से अपने अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपनी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वे बच्चे ज़रूर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर आने वाले जो भर्तियां हैं उनमें सम्मिलित हों और अपना एक अच्छा करियर प्राप्त करें, एक नौकरी प्राप्त करें। एक चीज़ और, दूसरी चीज़ कि इसके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, CBE जिसको हम लोग कहते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं वो देहरादून क्षेत्र में होते हैं। और अधिकांश जितने भी जो अलग अलग तरह के परीक्षाएं हैं वो 2 चरणों में अवश्य होती हैं, प्री और मेन। उसमें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर 2 चरण अपनाए जाते हैं, टियर 1 टियर 2 इस तरह के इनके द्वारा नाम रखे जाते हैं। तो उस पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे इसके लिए और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आप इस कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित परीक्षाओं की भर्ती के लिए तैयारी करें, 4 खंडों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। पहला, रीजनिंग, तर्क शक्ति। और ये तर्क शक्ति भी बड़ी कठिन होती है आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा क्लिष्ट इसको बना दिया गया है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरह से उनकी छटनी हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमांड आपकी होनी चाहिए तर्क शक्ति पर। रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, फिगर्स के तर्क शक्ति होती है, न्यूमेरिकल्स तर्क शक्ति होती है, वाक्यों की तर्क शक्ति होती है और बहुत सारी हैं। रिलेशन से संबंधित भी तर्क शक्ति होती है, कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरह की तर्क शक्ति होती है। क्रमवार तर्क शक्ति होती है, सीरीज बनाई जाती है, वो तर्क शक्ति होती है। तो ये रीजनिंग आप अपना सबसे पहले मजबूत करिए। दूसरा पार्ट आता है इसमें इंग्लिश, और इंग्लिश में ग्रामर, जो एक 10+2 बच्चे से और ग्रेजुएट बच्चे से जो एक्सपेक्ट की जाती है कि वो इंग्लिश में कमांड रखे, क्योंकि केंद्र सरकार के विभाग में होने वाली भर्तियां हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर इंग्लिश का होना आवश्यक है। अभी तक ये चला आ रहा है। अब हिंदी की बात करते हैं तो वो हिंदी कुछ ही मामलों में कामयाब होती है, लेकिन अंततः वास्तविकता यही है कि साहब अंग्रेजी होनी आवश्यक है, मजबूत, और वो भी बहुत तकड़ी होनी आवश्यक है, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग्स या कंप्रीहेंशंस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके अलावा पैसिव एक्टिव न जाने कितने तरह के पूछे जाते हैं समय समय पर। और वो ऑर्डर डिसऑर्डर ये सब कुछ इंग्लिश में लाया जाता है। तीसरा है वो है जीके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता तो नहीं है एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन फिर भी हर पार्ट का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विशेषकर इंडिया की ज्योग्राफी, उसके अलावा जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसके अलावा स्पोर्ट्स, ये और जो कल्चर है या जो उसके अलावा जो भिन्न भिन्न तरह के स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक होती है। ये जीके का पार्ट है। और चौथा है इसका मैथ्स, चौथा पार्ट एडवांस मैथ जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मेरिट बनाने में और सिलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, विशेषकर मैथ्स, क्योंकि एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। तो ये जो बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग पदों की बात जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, उन पदों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो इन 4 आयामों पर, इन 4 विषयों पर अपनी पकड़ बना लें। फिर दोहरा रहा हूँ मैं,
रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। और ये बहुत साधारण से मैथ्स से नहीं रह गई है, अब काफ़ी कठिन कठिन पूछी जाने लगी है। तो ये आप लोग तैयार करें और उसके बाद फिर इसमें बैठें, इन एग्ज़ाम में बैठें और उसके बाद अपनी सफलता प्राप्त करें। जहाँ तक इसके जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, उस परीक्षाओं में एक तो आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन CHSLE, यानी कि 10+2, जिसमें UDC, LDC इस तरह के पद निकाले जाते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, इस तरह के छोटे छोटे पद होते हैं। जो क्लैरिकल पद विशेष रूप से होते हैं वो 10+2 के द्वारा निकाले जाते हैं। इसी तरह से एक और है मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब जिसमें पियोन, दफ्तरी, स्वीपर, इस तरह के जो पद होते हैं जिनको नॉन टेक्निकल का नाम दिया जाता है, ये पद निकाले जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये वाला जो इसको जो MTS का नाम दिया जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कक्षा 10 उत्तीर्ण, कक्षा 12 उत्तीर्ण, इस तरह के बच्चों इस तरह की योग्यता रखी जाती है और इस तरह के बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चे सम्मिलित होते हैं। और कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आंकड़ा सामने आता है कि कोई बच्चा MTS में फेल हो जाता है, MTS नहीं निकाल पाता और CGL या CHSLE में उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ हैं इसके, क्योंकि संख्या पर निर्भर भी करता है। उसके बाद एक और जो इसके द्वारा निकाला जाता है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, CGL जिसको कहा जाता है, CGLE, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। अर्थात इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन होती है और इसमें बहुत सारे पद रखे गए हैं, जिसमें कस्टम इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, ऑडिटर और UDA, LDA, बहुत सारे पद इसमें निकाले जाते हैं जो विभिन्न केंद्रीय विभाग जो होते हैं उनमें नियुक्त किए जाते हैं और वो अपनी सेवाएं उन केंद्रीय विभागों में देते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे पद इसमें, ऑडिटर जैसा पद इसमें सम्मिलित है। और इसके लिए भी फिर वही है, प्री है, मेन है, इसके बारे में आगे कभी चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा ये जान लीजिए कि इस तरह के पद इनके द्वारा निकाले जाते हैं। और उसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण और पद होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर इन CAPF, जिसको CPO भी कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, CISF, BSF, ITBP, CRPF, इन फोर्सेस में जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का नाम दिया जाता है और CPO भी कहा जाता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ये कहा जाता है, इनमें जो सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है वो SSC के द्वारा ही उसकी भर्ती की जाती है, उसका चयन किया जाता है और उसको निकाला जाता है। तो और ये भी एक बहुत अच्छा चार्मिंग पद है, जिसका अगर फिजिकली ठीक है बहुत और सुरक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहता है, अपनी सेवाएं देश को देना चाहता है, लेकिन फिजिकल यहाँ पर मायने रख जाता है। थोड़ा सा फिजिकल यहाँ पर जरूर होना बहुत आवश्यक है जब हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो कि SSC के द्वारा समय समय पर इनकी भर्तियां की जाती हैं। उसके अलावा उसकी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उसके अलावा इंटरव्यू तो इसमें किसी में भी इंटरव्यू नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ये सब नॉन इंटरव्यू वाले पद हैं। हाँ, ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इनमें किया जाता है और अलग अलग चरणों में ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं। जैसे CGL की बात करें तो CGL की जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 चरणों में होती हैं, प्री, मेन और Tier 1, Tier 2 और Tier 3 के नाम दिया जाता है उसको। इसी तरह CHSLE का, जिसको हम लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं, अर्थात 10+2 एग्जामिनेशन भी कहा जाता है इसको। उधर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भी, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, जिसको हम लोग CGL कहते हैं। CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन,
जिसमें मैंने कहा कि बहुत सारे पद होते हैं और बहुत चार्मिंग पद होते हैं, बहुत अच्छे पद होते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा अपना एक स्थान बना सकता है सरकारी क्षेत्र में। तो ये जो और सब इंस्पेक्टर की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। तो ये जो अलग अलग पद निकाले जाते हैं, इसमें सबसे 2-3 चीज़ें खासियत हैं इसकी। एक तो ये है कि इसमें ये सब जितने भी मैक्सिमम नॉन टेक्निकल हैं, इसमें कोई अलग से कोई विशेष योग्यता नहीं होती है इन पदों में। अन्य जो पद हैं जैसे स्टेनोग्राफर्स हैं या उसके अलावा और ड्राफ्ट्समैन हैं, इनके लिए योग्यता अलग होती है, जिनको टेक्निकल पद का नाम दिया जाता है। लेकिन जो ये वाले पद हैं ये नॉन टेक्निकल पद कहे जाते हैं और इसमें सामान्य रूप से आपको 10+2 या ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी होती है और उसके बाद फिर आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद फिर आपको 4 फील्ड्स में विशेष रूप से अपना जोर देना है, 4 विषयों में, जिसमें फिर दोहरा रहा हूं मैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। ये 4 पार्ट आपको अपने मजबूत से मजबूत बनाने हैं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी है और जैसे एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड है, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो पेपर पेन एग्जामिनेशन नहीं है। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुके हैं। कंप्यूटर पर ही ये एग्जामिनेशन आयोजित किए जाते हैं और फिर अलग अलग दिन की इसकी डेट भी आती है एग्ज़ाम की, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए तैयारी भी करें, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज भी रखना चाहिए कि कंप्यूटर को हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं और उसके अलावा जो मैं विभिन्न रीजन इसके हैं और उसके अलावा जो उत्तराखंड का जो सेंटर्स है वो सेंटर देहरादून में ही अधिकांश इसके सेंटर आते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक इसके 10 सेंटर नहीं आ पाए हैं। उसका कारण यही है कि इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर चाहिए और बहुत सिक्योरिटी चाहिए। तो ये वे बच्चे जो अपनी सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं और सरकारी सेवा में ही अपना करियर देख रहे हैं, तो वे बच्चे इस ओर ज़रूर देखें और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में ज़रूर पढ़ें और उसका कैलेंडर देखें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और जो उसकी डिमांड्स हैं परीक्षाएं की, उन परीक्षाओं के बारे में अपनी तैयारी करें, बहुत गहन तैयारी करें, बहुत सामान्य तैयारी इसमें नहीं चलती है, बहुत गहन तैयारी करें। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। और इसी पर मैं कुछ जो अलग अलग जो पद हैं उनके लिए क्या क्या किस तरह से योग्यताएं हैं उन पर मैं चर्चा आपके बीच में करता रहूँगा जब भी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये एक आज का जो वीडियो है एसएससी पर आधारित, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर, ये जो वीडियो है ये आपको लाभदायी होगा, ऐसे अपेक्षा मैं करता हूँ। और आप लोग मेरे इस चैनल को डॉक्टर RS बिष्ट को देखते रहिए और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इसलिए करिए क्योंकि मुझे उससे ऊर्जा मिलती है और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देने का मन करता है। तो इन्हीं सब आशाओं के साथ आप सब से आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका समय शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।